हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EMIQ सीरीज 2025। यहाँ आपको मिलेगा टायर 1 के हर पोस्ट के लिए कॉमन सिलेबस का कंप्लीट कवरेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस, हर PYQ से जुड़ा क्विक रिवीजन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर गारंटेड स्कोर बूस्ट। सबसे खास बात, यह सीरीज चलेगी एक सिस्टमेटिक पैटर्न पर, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा स्मार्ट अप्रोच और एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको वो कंटेंट जो आपके EMRS सिलेक्शन को करेगा और आसान। बस धैर्य रखिए गाइस। अब अपन करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस किसका? GSC के एग्जाम का, जो कि GSC 2023 में हुआ था। और ये सारे पोस्ट के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार टायर 1 का जो सिलेबस आया है उसमें जनरल अवेयरनेस सबके लिए सेम एज है। इसलिए अपन ने सबसे पहले GSC से स्टार्ट किया है, फिर अकाउंटेंट, ऐसे ऐसे करके अपन सारे के सारे पेपर सॉल्व करेंगे। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, GSC में NEP बिल्कुल भी नहीं लिखा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में NEP का ही फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इससे ये समझ आता है कि GSA वाले अकाउंटेंट वालों को भी NEP पढ़ना है। ओके, चलिए तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेपर है GSC 2023 का, वो 17 दिसंबर 2023 का है। ओके, तो ये हेल्पफुल रहने वाली है फॉर ऑल EMRS पोस्ट, सो डोंट मिस। ओके, जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको क्विक समरी बता दूं कि हम हमारी क्लासेस में क्या क्या कवर करने वाले हैं, कैसे इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से मेरी लैंग्वेज में कहा जाए तो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो इस टाइप से देखो, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन के बाद में आपको इसका इंग्लिश में भी बताएंगे कि इसका इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसका सही आंसर आपको बताया जाएगा। फिर उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स दी जाएंगी कि क्यों है ऐसा आंसर, इसका रीजन आपको बताया जाएगा मेन। फिर उसके बाद में और भी जो नॉलेज है उससे रिलेटेड वो आपको दी जाएंगी। उसके बाद में आपको ट्रिक्स एंड टिक्स दी जाएंगी कि आप कैसे इनको याद कर रख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। उसके बाद में आपको ऑप्शन एनालाइज किए जाएंगे। ऑप्शन एनालाइज करने के बाद में आपको कराया जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक रिवीजन। जैसा कि ये टॉपिक NEP से रिलेटेड था, तो आपको NEP से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा एक क्विक रिवीजन में। ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक ऐसे कवर किया जाएगा। उसके बाद में आपको कराए जाएंगे क्विक फैक्ट्स। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनती हैं उनके फैक्ट्स आपको जो याद रखनी है। और फैक्ट्स के बाद में आपको कराए जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बाद में टोटल 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस टाइप से अपन एनालाइज करने वाले हैं इस सीरीज़ का। और अगर आपसे मैं एक बात बोलूँ, तो जो भी अपन टेस्ट सीरीज देते हैं, अगर अपन को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका एनालाइज इसी तरीके से करूँ, आपके फिर ना देखना कैसे आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। आप क्या करते हो, टेस्ट दिया, नंबर कम आ गए, देख लिए, बस हटाओ, हो गया। नहीं, पूरा एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस। और हमारी सीरीज में आपको डीप एनालिसिस कराया जाएगा। भले एक एक क्वेश्चन से, दो दो क्वेश्चन से, चार चार क्वेश्चन से क्यों ना कराना पड़े, पर एनालिसिस बहुत अच्छे से कराया जाएगा आपको। और हमारी क्लासेस का सबसे मेन आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे ही आपको कंटेंट दे पाएंगे। लेकिन जो भी कंटेंट देंगे वो वेस्ट से वेस्ट देंगे। ओके, तो क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए क्लास पे आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। हाइलाइटर ले लेते हैं, जिससे आपको समझाने में और भी इजीली रहेगा। तो देखिए, NEP 2020 के तत्वाधान में विकसित किए जा रहे 4 NCF मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं। आपको सिंपली ये बताना है कि NEP 2020 में जो NCF थे, कितने थे NCF? 4। तो उन 4 NCF में कौन कौन से शामिल थे और कौन कौन से नहीं थे। तो आपको शामिल वाले बताने कि कौन कौन से शामिल थे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है अपन, तो इसमें कुछ दिए हैं, जैसे स्कूल शिक्षा के लिए NCF, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए NCF, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए NCF, व्यावसायिक शिक्षा के लिए NCF। तो ये कुछ इसमें आपको आंसर दिए हैं। देखिए,
फिर इसके बाद में आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो मैं ऑप्शंस को बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा इंग्लिश में और बता देती हूँ। वैसे अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी समझना चाहें तो उन्हें हिंदी में आ जाएगा, क्योंकि अपन बाइलिंगुअल यूज़ कर रहे हैं कि एनईपी में एनसीएफ के कौन कौन से शामिल थे, जो 4 थे एनसीएफ वो कौन कौन से शामिल अब इंक्लूड थे। अब इसमें कुछ इंग्लिश हिंदी का कुछ है ही नहीं है, तो ये चारों में से आपको बताने हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो ये आपके पास में ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि केवल सी और डी। ऑप्शन सेकंड दिया है ए और बी। ऑप्शन सी मतलब थर्ड दिया है ए बी और सी। ऑप्शन फोर्थ दिया है केवल ए, ओनली ए। ओके, ऑप्शन में इंग्लिश बताने के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि केवल ए और बी। अब ये ए और बी में क्या था, तो स्कूल शिक्षा के लिए एनसीएफ और आरंभिक बालकाल देखभाल व शिक्षा के लिए एनसीएफ, मतलब आपको स्कूल एजुकेशन और जो अर्ली चाइल्ड, जो अर्ली चाइल्ड होते चाइल्ड केयर होती है ना, उससे रिलेटेड था ये, ठीक है, और एजुकेशन से रिलेटेड। चलिए तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए कि आंसर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। क्योंकि हमें आंसर पता चल जाता है लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं पता चलता, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा रीज़न समझाना हमारी जिम्मेदारी है, और ये वीडियो ना सारी ही एमआरएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो रीज़न समझते हैं क्यों है ए और बी। उस रीज़न को समझने से पहले अपन सबसे पहले जानते हैं कि एनईपी 2020 के जो एनसीएफ थे 4 थे, जो नेशनल पाठ्यक्रम रूपरेखा थे, वो कौन कौन से थे वो आपको समझाएंगे अपन, ठीक है। तो एनसीएफ देखो, फर्स्ट था एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एनसीएफ ईसीसीई इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि फाउंडेशन स्टेज के लिए होता है। इसमें है ना बच्चे आ जाते हैं 3 से 8 साल के, जो वर्ष के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए इस चरण को यूज किया गया था या फिर स्टार्ट किया गया था। कौन आ रहा है इसमें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, सेकंड है एनसीएफ फॉर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ ऐसी, इसमें 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे वो आ जाते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया था। फिर थर्ड है आपका एनसीएफ फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसमें एनसीएफ टी शिक्षक प्रशिक्षण टीचर एजुकेशन का यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया गया था। फोर्थ है अपना एडल्ट एजुकेशन, मतलब वयस्क साक्षरता व शिक्षा के लिए। अगर आप इनको शॉर्टली याद करना चाहो तो इसमें चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, इसमें आपकी स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, इसमें टीचर एजुकेशन की बात की गई है, इसमें एडल्ट एजुकेशन की। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी का जो वर्ड आपको बताया था क्या था, ये रहा। हिंदी में जो चाइल्डहुड केयर वाला है इसको बोलते हैं बालिकाल देखभाल। हिंदी वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इंग्लिश वर्ड को ही याद करें, क्योंकि पेपर बाइलैंग्वेज आएगा। सेकंड था स्कूल एजुकेशन, सेम एज स्कूल ही बोलते हैं। टीचर एजुकेशन को शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण, एडल्ट एजुकेशन को वयस्क साक्षरता। ओके, आई होप आपको ये चारों के चारों पता चल गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं इस सूची में। अब देखो अपने जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए स्कूल एजुकेशन एनसीएफ आएगा, और बी वाला मतलब ईसीसी एनसीएफ आएगा। ईसीसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये यहाँ पे क्या है स्पष्ट रूप से शामिल है, इसलिए अपना ए और बी सही हो गया। आपको रीजन समझ आ गया, आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, और क्यों है ये भी ये बिल्कुल एक्चुअल आपको बता दिए। एनईपी ने स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए अलग एनसीएफ का उल्लेख नहीं किया है। जो एनईपी है उसने स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है उसके लिए अलग से कुछ नहीं बताया एनसीएफ में। इसी तरह वोकेशनल जो एजुकेशन है का एनईपी में महत्व और उसके स्कूल में एकीकृत करने की बात आई है। मतलब एनईपी ने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की है, लेकिन उसे एनसीएफ जो एनसीएफ थी फ्रेमवर्क थी उसमें उसको शामिल नहीं किया, उस श्रेणी में उसे शामिल नहीं किया है। अर्थात वोकेशनल शिक्षा को एनईपी मुख्य रूप से स्कूल में एकीकृत करने, विस्तार करने और कौशल व्यावसायिक विकल्प देने के रूप में देखता है, पर वह एक अलग एनसीएफ नहीं मानता इसे। तो आपको अब याद रहेगा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन का तो उल्लेख ही नहीं एनसीएफ में, और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका एनईपी में मतलब उसके बारे में बताया तो गया है, लेकिन उसको एनसीएफ में शामिल नहीं किया है, अलग से शामिल नहीं किया उसको, ठीक है।
अब देखते हैं इसके ट्रिक्स एंड टिप्स, अपन को याद कैसे रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो देखो, आप निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, निमोनिक्स मतलब शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। जैसे ESTA, ई फॉर अर्ली मतलब ECCC, S फॉर स्कूल, स्कूल NCF, T फॉर टीचर, टीचर एजुकेशन, A फॉर एडल्ट, एडल्ट एजुकेशन। NEP के 4 NCF, हमेशा इसी 4 अक्षर EST से याद रखें आप। अब एलिमिनेशन ट्रिक क्या होगी। अब देखो, जब मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल एनईपी में बात ही नहीं की है, वोकेशनल की बात की है, लेकिन एनसीएफ में उसको बताया नहीं गया है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक हट गए ना। तो एनसीएफ दिखे तो तुरंत एलिमिनेट कर दो, मतलब उनको हटा दो। एनईपी में वैल्यूज इंडियन नॉलेज सिस्टम पाठ्यक्रम में शामिल है, पर उनके लिए अलग एनसीएफ नहीं बताया गया है, और वोकेशनल शिक्षा अलग एनसीएफ नहीं बल्कि स्कूल में इंटीग्रेट करने का प्रावधान है। इससे कई गलत विकल्प आपके तुरंत हट जाएंगे। अगर आपको दिखेगा ना स्पिरिचुअल और वोकेशनल, आप तुरंत हटा दोगे कि ये कैसे है। ओके, आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन एनालिसिस। वैसे तो मैं आपको ऑप्शन का एनालिसिस बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि जितनी बार डाटा रिपीट होता है उतना आपको अच्छे से समझ आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन था स्कूल शिक्षा के लिए एनसीएफ, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि एनईपी 2020 स्पष्ट रूप से नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफ ऐसी का प्रावधान करता है। यह 3 से 18 आयु क्लास तक का समेकित पाठ्यक्रम और पेडागोजी तय करने के लिए एनसीईआरटी ने एनसीएफ ऐसी के आधारभूत दस्तावेज रूपरेखा जारी ड्राफ्ट तैयार किए। और हाँ, आपको ये मैं समझा रही हूँ ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर साथ में लेके बैठे, पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, जो हमारी पीडीएफ मिलेगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, और आपको क्वेश्चन के अलावा आंसर भी तो समझना है ना। तो क्वेश्चन पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन आंसर उसका एक्सप्लेनेशन भी तो समझना है ना, इसलिए आप नोट डाउन करते जाइए। एनईपी 2020 के बारे में बता रही थी मैं आपको। हाँ, तो एनईपी 2020 जो स्पष्ट रूप से नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क मतलब एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन का प्रावधान करता है, इसमें है। और इसमें कौन से ईयर के बच्चे हैं, देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 3 से 18 वर्ष किसमें, तो स्कूल एजुकेशन में। और पेडागोजी तय करने के लिए इसमें क्या बताया है, इसमें समेकित पाठ्यक्रम बताया, स्कूल की जो क्लास तक का है आयु के बारे में बताया गया है, और पेडागोजी के बारे में गया है। एनसीईआरटी है ना, उसने एनसीएफ एससी के आधारभूत दस्तावेज रूपरेखा जारी ड्राफ्ट तैयार किए थे। किसने? एनसीईआरटी ने किए थे। किसके? एनसीएफ एससी के। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के, इसलिए आप अच्छी से डिटेल समझते जाइए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको उनको बता रही हूँ, आप उनको भी नोट डाउन करते जाइए। ऐसा करते हैं, पेन की जगह ये ले लेते हैं, तो आपको क्या हाईलाइट भी हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, इसमें एनसीईआरटी ने एनसीएफ एससी के आधारभूत दस्तावेज और इनकी बात की है, और 3 से 18 वर्ष के आयु तक के बच्चों की बात यहाँ पे होगी, ये पेडागोजी के बारे में बात होगी। और ये एनईपी जो 2020 है उसमें स्कूल एजुकेशन इस फ्रेम में है, एनसीएफ एससी। अब आरंभिक बालिक काल देखभाल और शिक्षण ईसीसी और एनसीएफ के बारे में देखते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन एज कितनी है, 3 से 8, उसमें कितनी थी, 3 से 18। ओके, और इसमें ईसीसी फाउंडेशन स्टेज एनसीएफ है। आपको ये बता ही चुके हैं कि ईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना फोकस कर रहे हो हमारी क्लास में। एनसीईआरटी ने फाउंडेशन स्टेज एनसीएफ का दस्तावेज भी प्रकाशित किया है, इसलिए अलग है ताकि प्री स्कूल और बेसिक स्किल पर विशेष पाठ्यकुंड और पद्धति हो सके। तो इसमें किसके बारे में बात की गई है, प्री स्कूल और बेसिक स्किल्स के बारे में बात की गई, कि उनको अलग से देखा जा सके, और इसमें भी एनसीईआरटी आपकी शामिल है। ओके, ये आपको ये बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी ने कौन कौन सी जगह पे दस्तावेज अपने दिए हैं। अब आध्यात्मिक शिक्षा के लिए एनसीएफ ये गलत है। क्यों है गलत, आपको काफी बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। एनसीएफ में मौलिक मूल्य, नैतिकता, भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में समाहित करने का प्रावधान है, तथा भावनात्मक नैतिक विकास पर जोर है। मतलब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपको भारतीय ज्ञान जो भी परंपरा है
मौलिक मूल्य है, नैतिकता है, भावनाएं, आपकी नैतिक विकास है, उन सब के बारे में किया गया है। मतलब इमोशनल जो भी बातें हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन के नाम से कोई अलग से यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम घोषित नहीं किया है। मतलब एनसीएफ कोई अलग से नहीं बताया, बात की गई है लेकिन अलग से नहीं है स्पिरिचुअल के बारे में। अब आप आई होप स्पिरिचुअल को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है। जिन बच्चों का डाउट रहा हो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन में मौलिक मूल्य, नैतिकता, भारतीय ज्ञान परंपराएं और जो भावनात्मक या फिर नैतिक विकास पर जो जोर दिया जाता है उनको ही स्पिरिचुअल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका अलग से एनसीएफ नहीं है। अब वोकेशनल के बारे में बात करते हैं कि वोकेशनल है या नहीं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, एनईपी 2020 वोकेशनल एजुकेशन को बहुत महत्व देती है। उदाहरण ग्रेड 6 से वोकेशनल एक्सपोजर एक्सपोजर 50% छात्र लक्ष्य आदि, पर वह वोकेशनल के लिए अलग एनसीएफ घोषित नहीं करती है, बल्कि वोकेशनल को स्कूल हायर एजुकेशन में एकीकृत करने, कौशल मार्ग तैयार करने और नेशनल कमेटी नियमों के माध्यम से कार्यान्वित करने की बात है। एनसीएफ वोकेशनल एजुकेशन 4 एनसीएफ में नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे अपन को इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो आपको पता ही है कि एनसीएफ में ये शामिल नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, उसमें क्या क्या है। तो जहाँ पे ग्रेड 6 से जो वोकेशनल एक्सपोजर है ना, वो 50% छात्र अच्छे, मतलब ज़्यादा छात्र होने चाहिए, आधे छात्र वोकेशनल से होने चाहिए। और इसको ना अलग से कोई घोषित नहीं किया गया, इसको किस में शामिल कर लिया है, स्कूल हायर एजुकेशन में एकीकृत कर लिए गए, शामिल कर लिए गए। क्वेश्चन मार्क तैयार करने और नेशनल कमेटी नियमों के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जाता है, मतलब इससे इसके कार्य किए जाते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई डाउट रहता है आप हमसे पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो ये तो अपने पीवाईक्यू का एनालिसिस। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा टॉपिक, एनईपी है क्या चीज, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम पे एनईपी ए का अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है तो आपको फिर डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखिए एनईपी 2020 सॉरी सरिकुलम एंड पेडागोलॉजी, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, हाईलाइट कर देती हूँ। एनईपी 2020 कब जारी हुआ था, तो 29 जुलाई 2020। ये कौन से नंबर की है जो एनईपी 2020 आई है, ये कौन से नंबर की आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वरना जब मैं आपको एनईपी पूरा टॉपिक कराऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको ये भी पूरी डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है, ये कब आई थी, 29 जुलाई 2020 को जारी की गई थी एनईपी 2020। इसका उद्देश्य क्या था, तो 21वीं सदी के हिसाब से शिक्षा का पुनर्गठन करना, समेकित पाठ्यक्रम तैयार करना, समावेशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। क्योंकि जो हमारी पुरानी जो नीति चल रही थी वो क्या पुरानी हो गई थी, और हमें 21वीं सदी के हिसाब से अपनी एजुकेशन को डेवलप करना था, इसलिए एनईपी 2020 आई। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। ये क्या है ये भी आपको भी बताया जाएगा। क्लास आयु विभाजन है। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज होती है 5 वर्ष की, 5 मतलब 5 वर्ष की, जिसमें आयु रहेगी आपकी 3 से 8 के बीच में। इसमें प्री स्कूल रहेगा और आपकी फर्स्ट और सेकंड रहेंगी। प्री स्कूल मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और फर्स्ट और सेकंड, ये 5 क्लासेस रहेंगी। इसमें बच्चे की एज रहती है 3 से 8 साल तक, ये रहती है फाउंडेशन स्टेज। अब बात करते हैं 3 का मतलब क्या है, तो 3 का मतलब होता है प्रीपेटरी स्टेज, मतलब 3 वर्ष की रहेगी ये। इसमें बच्चे आएंगे 8 से 11 साल के। इसमें क्लासेस रहेंगी 3 से 5 तक की, मतलब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मिडिल स्टेज भी 3 वर्ष की रहेगी। इसमें बच्चे आएंगे 11 से 14 वर्ष के, 11 से 14 ईयर्स के। क्लासेस रहेंगी 6, 7, 8, मतलब 3 साल इसमें रहेंगी। सेकेंडरी स्टेज, इसमें 4 साल रहेंगे। इसमें 14 से 18 साल के बीच के बच्चे आएंगे। इसमें क्लासेस रहेंगी 9 to 12, 9, 10, 11, 12। यह बदलाव एनईपी का आधार है, और सबसे मेन यही सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अच्छा, पहले अपना क्या सेक्शन चलता था, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे तो अब तक सब पढ़ के ही आए हैं, आप लोगों ने वही फॉलो किया है, हम लोगों ने भी वही फॉलो किया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पीजी का तो कोई काम ही नहीं था, नर्सरी का डायरेक्ट एलकेजी, यूकेजी, फिर उसके बाद में प्राइमरी आ जाता, फर्स्ट से फिफ्थ,
फिर मिडल आ जाता था अपना, मिडल में क्या रहता था अपना 6 से 8 रहता था, फिर अपना हायर स्कूल आ जाता था 9th और 10th, फिर हायर सेकेंडरी आ जाता था 11th एंड 12th। ये अपना पहला सिस्टम रहता था। आपको क्विकली बता दिया क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते हो, कोई नई चीज नहीं है ये, आपने खुद इसी से पढ़ाई की है। तो यह मतलब एनईपी का आधार है और ईसीसी फाउंडेशन को अविभाज्य बनाया गया है। ईसीसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, चाइल्डहुड केयर कि उसकी कैसे अपन को पढ़ाई उसकी स्तर अच्छा करना है, क्योंकि कहते हैं जब बेस क्लियर होता है ना तो नींव भी अच्छी, जब नींव अच्छी होती है ना तो मकान भी अच्छा ही बनता है। उसी तरीके से एक स्टूडेंट का अगर बेस क्लियर है ना तो टॉपिक तो ऑटोमेटिक अच्छा ही जाएगा यार, पूरा हो ही जाएगा। जब उसका बेस क्लियर हो गया है तो फिर उसको क्या दिक्कत है। नेशनल सर्कुलेरियम फ्रेमवर्क 4, ये 4 होती हैं। मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लूंगी, ठीक है। एनईसीपी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की है, 3 से 8 साल के बच्चे। इसमें पाठ्यक्रम में खेल आधारित सीख और बाल विकास केंद्रित पद्धति को यूज किया जाता है। इसमें बच्चों को खेल बताया जाता है, उनको खेलों से सीख दी जाती है, उनके माइंड को डेवलप किया जाता है। और साइंटिफिक्स के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का माइंड का डेवलपमेंट 90% हो जाता है। एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE, ये 3 से 18 आयु की रहती है। इसमें स्कूल पाठ्यक्रम और पेडागोजी के बारे में बात की गई है, मतलब उसको जो विषय है उसके बहु विषयकता के बारे में, उसके कौशल के बारे में, आर्ट्स और स्पोर्ट्स के बारे में बच्चे को बताया जाएगा। 3 से 18 साल तक के बच्चे में मतलब उसको पूरी की पूरी सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाएगा, बहुत अच्छे से उसको समझ आए। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को उनको कवर कराई जाएंगी और साथ ही उनको स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एक्टिविटीज़, आजकल आपने देखा होगा स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है तो इसीलिए होती है। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, तो टीचर प्रिपरेशन और सीपीटी के लिए फ्रेमवर्क। अब देखो बच्चे को तो शिक्षा दे दी, लेकिन बच्चे को शिक्षा कौन देगा, टीचर, तो उसका भी तो नॉलेज होना जरूरी है ना कि वो सही है या नहीं। तो इसमें टीचर ट्रेनिंग का नया ढांचा तैयार किया गया है, उसको टीचर को ट्रेनिंग देने का। इसमें क्या किया गया है, 4 ईयर की जो बीएड है ना उसकी दिशा को बताया गया कि 4 ईयर बीएड करना हुआ। अब बीएड क्यों कराई जाती है, जिससे क्या होता है जो स्टूडेंट है उसको पता चल सके कि टीचर के लिए उसकी क्या क्या उसको आना चाहिए, क्या उसकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, सब कुछ इसमें आपको बताया जाता है। एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन, NCFE, व्यस्त साक्षरता और पुनः सीखने हेतु नीति फ्रेमवर्क। इसमें जो एडल्ट हो जाते हैं, जो बड़े होते हैं, जो स्कूल टाइम में अपनी शिक्षा नहीं ले पाए, तो उनके लिए यहाँ पे हेल्प की जाती है, ठीक है। जो स्कूल टाइम में अपनी शिक्षा नहीं ले पाए, किसी रीजन से बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, तो उनको यहाँ पे शिक्षा देने की बात की गई है। नोट, ऊपर के चारों के विकास हेतु एनसीईआरटी और MOE ने मैंडेट या फिर स्ट्रिंग कमेटी शोध व राय सहमति प्रक्रिया जारी की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि जो एनसीएफ है उसके लिए किसने जारी की थी, तो एनसीईआरटी और MOE ने। एनईपी के मुख्य पाठ्यक्रम, पेडागोजी, सिद्धांत क्या है उसके, तो देखो सिद्धांत जानते हैं अपन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्नर सेंट्रिक शिक्षा, याद कर लेने के स्थान पर समझ और कौशल। यहाँ पे उनको बताया गया है कि आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको समझना है, उसको अपने माइंड में अपने अंदर एकीकृत करना है, उस डाटा को आपको समझ आ जाए, आप उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। रटने वाली पद्धति को एकदम से खत्म करना चाहते हैं। कम कंटेंट लोड, अधिक अवधारणा आधारित सीख, मतलब आपको कंटेंट ज़्यादा नहीं लेकिन आपको जो उसकी अवधारणा है उसको अच्छे से आ जाए, मतलब आपको एक्टिविटीज़ के द्वारा किसी चीज़ को सिखाना, उसके इमेजेस के द्वारा, आपको वीडियोस के द्वारा, स्मार्ट बोर्ड्स पे, तो यहाँ से क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। कंटेंट नहीं कि आपने बुक रख रहे हो, लिख रहे हो, जैसे अपने टाइम पे होता था बड़े बड़े क्वेश्चन याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उन्हीं को अगर अब बच्चों को समझाया जाएगा, उनको अप्रिसिएट किया जाएगा कि वो खुद से लिखे। बहुविषय, इंटरडिसिप्लिन पढ़ाई और मल्टी स्पेशलाइजेशन, बच्चों को मल्टी स्पेशलाइजेशन बनाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे उनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मातृभाषा। माँ भाषा मतलब मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा, जो आपकी लोकल की लैंग्वेज है। मातृभाषा से ये मतलब नहीं है कि आपकी मम्मी कहीं और स्टेट की, आप रह रहे हो कहीं और
तो आप अपनी मम्मी की लैंग्वेज पढ़ो। नो, मातृभाषा से उस प्लेस की, उस रीजन की जहाँ पे आप रह रहे हो, उस लैंग्वेज को बोलती हैं। कम से कम ग्रेड 5 तक आपको, जहाँ तक संभव हो ग्रेड 5 तक तो आपको वो मातृ लैंग्वेज मतलब स्थानीय लैंग्वेज में आपको डाटा कराना ही है बच्चों को। और साथ में अगर अगर पॉसिबल हो पाए तो ग्रेड 8 तक भी आप ये काम कर सकते हो। किसमें? मातृभाषा। मातृभाषा आपको बता दिया रीजनल लैंग्वेज होती है। वोकेशनल शिक्षा का एकीकरण, ग्रेड 6 से वोकेशनल एक्सप्लोजर किया जाए, मतलब वोकेशनल शिक्षा दी जाए ग्रेड 6 से। ग्रेड 6 मतलब क्लास 6 से। वह 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल एक्सपोजर देने का लक्ष्य भी घोषित किया है। उन्होंने बोला है कि 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल एक्सपोजर हो जाना चाहिए। ये ग्रेड 6 से स्टार्ट होगा और 50% कब हो जानी चाहिए बच्चे? क्लास 2025 तक। असेसमेंट रिफॉर्म, पारखी नेशनल असेसमेंट सेंटर जैसे उपाय और अधिक कॉम्पिटिटिव बेस्ड निरंतर आकलन। अब जो आपके जो टेस्ट असेसमेंट होता है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, FA, SA1, NCERT, CBSE में आपने सुना होगा FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, SA1। तो इस टाइप के जो टेस्ट है इनको रिफॉर्म्स कौन करेगा? तो जो पारखी है ना वो करेगा, पर जो पारखी है वो करेगा, जो कि नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ये जैसे उपाय और अधिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड निरंतर आकलन करेगा कि सही जा रहा है डाटा या नहीं, बच्चे कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको बता दें जैसे CBSE और NCERT के बच्चों में के लिए FA1, FA2 होते हैं। फिर उसके बाद में SA1 होता है जिसे अपन ना नॉर्मल एग्जाम सेमेस्टर फर्स्ट मान सकते हैं। फिर इसी टाइप से फिर से टेस्ट होंगे FA3, FA4, फिर होगा SA2। यहाँ पे SA1 था। तो इस टाइप से क्या होता है, उनकी स्टडी कराई जाती है। पूरा ही गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं है। टीचर एजुकेशन संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है? तो NCERT का निर्माण करते हैं, मतलब 4 साल का B.Ed की बात की गई है जो भविष्य में मानक बनना है। मतलब अभी 4 साल का नहीं सबके लिए हुआ है कि 2 साल का भी है, लेकिन फ्यूचर में ये ना यही वैल्यूएबल रहेगा, ये हम स्टैंडर्ड हो जाएगा, मानक यही माना जाएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed वाला। और ये स्टेज वाइज लागू होगा, मतलब जिस स्टेज पे आपको जैसा चाहिए उस टाइप से। जैसे आपको प्राइमरी के लिए क्या चाहिए, अभी अपने हम प्राइमरी, मिडल्स एंड हायर चलती है ना, तो अभी अपन ने जो 4 टर्म पढ़े थे ना, उन एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि इस स्टेज पे इतना आपको क्लियर होना चाहिए, इस पे इतना, इस पे इतना। तो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बहुत अच्छी है। जो भी लोग ना अगर अभी D.Ed करने की सोच रहे हैं, B.Ed करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगी, अगर वो D.Ed कर रहे हैं तो वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed ही करें। सॉरी ये राउंड हो गया। शिक्षकों की सत्य प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, मतलब उनके डेवलपमेंट की बात की गई है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल और उच्च शिक्षा, हाई लेवल पॉइंटर्स को वोकेशनल एजुकेशन की मुख्य धारा में लाना। ग्रेड 6 से एक्सप्लोजन आपको बता ही दिया है। हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी पाथवेज, मतलब मल्टी जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनकी आपको बात बताई दी है। अंडर ग्रेजुएट मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शंस, मतलब 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर डिग्री, 4 ईयर और रिसर्च जैसे रिफॉर्म्स किए हैं। मतलब जो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th स्टैंडर्ड जिन्होंने पास कर लिया है वो अंडर ग्रेजुएट आते हैं, उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, अंडर ग्रेजुएट है। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ना ये अलग अलग दिए हैं। जैसे वो 1 ईयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 ईयर करके 2 ईयर का डिप्लोमा ले सकते हैं, 3 ईयर करते हैं तो 3 ईयर की डिग्री ले सकते हैं, 4 ईयर लेते हैं तो उनको रिसर्च का भी मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन कौन क्या कर रहा है? तो देखो NCERT ने NCEF के लिए मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स और फाउंडेशनल स्टेज NCEF व NCEF SC के ड्राफ्ट रिलीज किए हैं MOE मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने। जिनके में NEP अलग से आ रही है ना, उनके लिए तो ये रामबाण क्लास है, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने NEP आपको बता रही हूँ। स्टीयरिंग कमेटी एंड रोड मैप जारी किया जाएगा। जारी किया, ये किसने किया था जारी? के कस्तूरी रंजन कमेटी ने। क्विक फैक्ट्स क्या हैं? तो NEP जारी हुआ था 29 जुलाई 2020 को। स्ट्रक्चर क्या था? 5+3+4,
4 एनसीएफ थी, ईसीसी स्कूल टीचर एडल्ट, मतलब चाइल्डहुड केयर स्कूल की, टीचर की और एडल्ट की, ये 4 बातें की गई थी। मदर टंग का मीडियम बताया गया था कम से कम 5th ग्रेड तक, अगर पॉसिबल हो तो 8th ग्रेड तक भी। और क्या बताया था, वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी और ग्रेड 6 से शुरू किया गया था, और कहा गया था कि 2025 तक 50% तक एक्सप्लोर हो जाना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की बात की गई थी कि आप ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपने ले लिया उसी से करो, नहीं, आप किसी और में भी जा सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, उसको हटा के आप दूसरा भी जा सकते हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो एक साथ। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट्स हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो ये थी अपनी एनईपी। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं हाईलाइट करने की जगह मैं सोच रही हूँ ये यही ले लेती हूँ, और साथ में आपके लिए पेन ले लेती हूँ, कुछ इंपोर्टेंट लगेगा तो पेन से बता देंगे। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की सर्कुलरी रेस्टोरेंट रिस्ट्रिक्टिंग किस सॉरी एकदम जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना तो कुछ का कुछ निकल रहा है। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की करिकुलर रेस्ट्रिक्टिंग किस स्वरूप में सुझाई गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10+2, 5+3+4, 4+4+4, 6+6, तो अभी आपको बताया था 5+3+3+4 था, ठीक है। अब मैंने इतना सारा डाटा एक साथ बोल दिया है ना तो कुछ को कुछ निकल रहा है मेरे मुंह से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट, पेन ही दूसरा ले लिया, 5-3-3-4 हो जाएगा, ओके। आप 1 मिनट वेट करो, बस 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रही हूँ अगेन, थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ की कुल संख्या कितनी प्रस्तावित है? तो कितनी है? 4 है। कौन कौन सी अभी आपको बताई थी? ईसीसी, स्कूल टीचर एंड एडल्ट। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किस ग्रेड से वोकेशनल एजुकेशन का प्रस्तान सुझाती है? तो वोकेशनल एजुकेशन कौन सी ग्रेड से था? तो ग्रेड 6 से। तो ग्रेड 6 से वोकेशनल एक्सपोजर की सिफारिश की गई थी। अब देखिए आपको मैंने डाटा पढ़ा दिया तो क्वेश्चन काफी हद तक आपके बन भी रहे होंगे। एनईपी 2020 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की रिकमेंडेशन क्या है? मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसका रिकमेंडेशन क्या है? हमेशा अंग्रेजी में रहे, कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो, केवल हिंदी हो, केवल संस्कृत हो, तो कम से कम ग्रेड 5 तक क्या हो? मातृभाषा हो, अगर पॉसिबल हो तो ग्रेड 8 तक भी कर सकते हैं। एनईपी 2020 के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ का उद्देश्य क्या है? तो हायर एजुकेशन कॉलेज को बंद करना, रिसर्च फंडिंग और रिसर्च कल्चर को बढ़ाना, केवल वोकेशनल ट्रेनिंग देना। आगे है केवल फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा एनआरएफ का उद्देश्य शोध के लिए प्रतिष्ठात्मक फंडिंग देना और शोध संस्कृति को बढ़ाना है। इंग्लिश में बता देती हूँ, मुझे खुद हिंदी में कंफ्यूज हो जाता है। रिसर्च फंडिंग एंड रिसर्च कल्चर की बात की गई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में। किसकी बात की है? रिसर्च फंडिंग एंड रिसर्च कल्चर को बढ़ाने की बात की गई। मैं आपसे फिर से कहूंगी, इंग्लिश कीवर्ड से वर्ड्स याद रह जाएंगे, हिंदी कीवर्ड्स के चक्कर में मत पढ़ना, भूल जाओगे। एनईपी 2020 किस आयोजन संस्था के जरिए नेशनल असेसमेंट का नवीनीकरण सुझाती है? तो पाखी के, एआईसीटी के, सीबीएसई के या फिर एनसीटी के? तो वो किसके अकॉर्डिंग बताती है? पाखी, इसको पाखी बोलते हैं, ठीक है। एनईपी ने नेशनल असेसमेंट सेंटर पाखी की सिफारिश की है। हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 का एक बड़ा चेंज किया है, तो यूजी सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया है उसमें हायर एजुकेशन में? तो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट में मल्टी एंट्री एग्जिट ऑप्शन और क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा की गई है। 10+2 को बहाल करना, रिसर्च बंद करना, सिर्फ वोकेशनल कोर्स रखना, मल्टीपल एंट्री एग्जिट और क्रेडिट ट्रांसफर एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट्स की सिफारिश, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER का लक्ष्य क्या है? तो 30% बाय 2030, 40% 2030,
50% 2035, 75% 2035। हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो पूछा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, 25 मत कर देना, 25 तो वोकेशनल वाला, यहाँ पे ग्रोस इनरोलमेंट की बात की गई है, तो वो हो जाएगा GER इन हायर एजुकेशन को 50% बाय 2025 तक बढ़ाना। NEP का क्या ये लक्ष्य है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कब तक, 2035 तक, और वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाए तो 2025 तक। NEP 2020 NEP 2020 ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF ऐसी तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था को दी है, तो NCT को, NCERT को, UGC को, CBSE को। तो आपको पता है NCERT इन कोऑर्डिनेशन विथ MOE को दी है। NCERT ने NCF ऐसी के ड्राफ्ट मैनेज और विकास कार्य किया MOE के साथ किया है, ठीक है। NEP 2020 में शिक्षक टीचर एजुकेशन के लिए क्या प्रमुख सिफारिश की गई है, किसी भी प्रशिक्षण का रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। NCFT बनाना और 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd को स्टैंडर्ड बनाना, ये बिल्कुल सही है। टीचर को केवल ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, टीचर को लाइसेंस रिवोक करना, तो NCFT की तैयारी और भविष्य में 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd को स्टैंडर्ड बनाने की सिफारिश की गई है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। PDF एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आप QR कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है, सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।